हेलो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू टू वेद प्रयाग मैथ्स एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ सीएसआर नेट मैथमेटिकल साइंस का सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो भी बच्चे सीएसआर नेट जून 2025 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरी वीडियो में मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा और एग्जाम का क्या पैटर्न होता है ये भी डिस्कस करूंगा। फिर मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि क्वेश्चन पेपर आपको किस फॉर्म में मिलता है या फिर कितने पार्ट्स होते हैं, वहां पर आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, क्वेश्चन गलत करने के लिए क्या नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो यहां देखो, सबसे पहले तो एक बार एग्जाम स्कीम की बात कर लेते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। तो यहां देखिए, सबसे पहले जो आपका एग्जाम होता है, जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है, आपको वो 3 आवर्स में सॉल्व करना होता है। आपके पास 3 घंटे का टाइम होता है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर कितने होते हैं? वो होता है 120 मार्क्स, 120 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होता है। ठीक है, एक्चुअली 120 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना होता है। कैसे, यहां पर अभी मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं। यहां देखो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 3 पार्ट्स में होता है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। ठीक है, जो पार्ट ए होता है ये जनरल एप्टीट्यूड का पोर्शन होता है। ठीक है, और फिर पार्ट बी और पार्ट सी के अंदर मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका पूरा मैथ्स का जो भी आपका पूरा मैथ्स का सिलेबस होता है वहां से क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। अब हर पार्ट्स में देखो टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं। पार्ट ए के अंदर 20 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जिसकी मार्किंग 1 से 20 तक होती है, मतलब पहले 20 क्वेश्चन आपको पार्ट ए के मिलेंगे। पार्ट बी के अंदर टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 21 से लेके 60 तक के होते हैं। ठीक है, मतलब फर्स्ट 20 क्वेश्चन को छोड़ करके नेक्स्ट जो 40 क्वेश्चन होंगे वो पार्ट बी के होंगे। फिर पार्ट सी के अंदर टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं, जिनकी मार्किंग 61 से लेके 120 तक होती है। ठीक है, मतलब पहले जो हमारे पास 20 क्वेश्चन हो जाते हैं वो पार्ट ए के, फिर नेक्स्ट 40 क्वेश्चन हमारे पास वो होते हैं पार्ट बी के, फिर अगले 60 क्वेश्चन जो होते हैं हमारे पास वो पार्ट सी के होते हैं। ये चीज क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर अब मैक्सिमम मार्क्स की भी एक बार बात कर लेते हैं, या फिर सबसे पहले चलो ये देखो कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। अब यहाँ पर कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो पार्ट ए के अंदर जहां जनरल एप्टीट्यूड पूछते हैं, यहाँ पर 20 क्वेश्चन होते हैं, आपको 15 ही अटेम्प्ट करने हैं यहाँ पे। ठीक है, 5 क्वेश्चन आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो। पार्ट सी के अंदर, सॉरी पार्ट बी के अंदर, जहां पर मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर 40 क्वेश्चन आते हैं, आपको 40 में से 25 ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो पार्ट ए के अंदर जहां 20 क्वेश्चन थे वहां पर 20 में से 15 अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट बी के अंदर जहां मैथमेटिक्स से क्वेश्चन, आपके सिलेबस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां 40 क्वेश्चन आते हैं, वहां पर 40 में से 25 ही अटेम्प्ट करने हैं। और पार्ट सी के अंदर आपको यहां पर टोटल क्वेश्चन कितने मिलते हैं? 60 क्वेश्चन मिलते हैं, 60 में से आपको यहां पर 20 ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है यहाँ पर? तो यहां पर आप टोटल यहां देख सकते हो, टोटल क्वेश्चन आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? 60 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। टोटल क्वेश्चन मिलेंगे कितने? 120 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आप मैक्सिमम 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप 60 क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। इस एग्जाम की ये खासियत है। अब यहां पर एक चीज और समझो, जो पार्ट बी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, 4 में से आप एक ही टिक कर सकते हो। यहां पर सिंगल करेक्ट होता है क्वेश्चन, या जो भी होते हैं यहां पर उनका एक ही आंसर होता है, 4 में से एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है। लेकिन पार्ट सी के अंदर यहां जो भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं वो मल्टीपल सिलेक्ट होते हैं, मतलब यहां पर एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकता है, अगर मैथमेटिकल साइंस के एग्जाम की बात करी जाए। ठीक है, तो ये डिफरेंस है पार्ट बी और पार्ट सी के अंदर। पार्ट ए के अंदर भी आप एक ही ऑप्शन को टिक कर सकते हो, मतलब यहां पर भी आपको सिंगल करेक्ट वाले ही ऑप्शन मिलते हैं, सिंगल करेक्ट वाले ही क्वेश्चंस मिलते हैं। पार्ट बी के अंदर भी सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन पार्ट सी के अंदर आपको यहां पर मल्टीपल करेक्ट वाले क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, यहां पर एक से ज्यादा ऑप्शन सही होते हैं, इस चीज का फिर ध्यान रखना है। ठीक है, फिर मैंने आपको ये बता दिया कि आपको मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट यहां पर अटेंड करने होते हैं। फिर नेक्स्ट यहां देखो, पार्ट ए के अंदर हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। पार्ट बी के अंदर हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। और पार्ट सी के अंदर आपको हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए यहां पर आपको 4.75 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो पार्ट ए देखो, फिर इस अकॉर्डिंग टोटल कितने मार्क्स का हो गया? 30 मार्क्स का। फिर और पार्ट बी कितने मार्क्स का हो गया? 75 मार्क्स का। और पार्ट सी कितने मार्क्स का हो गया? 95 मार्क्स का। तो इन्हें टोटल आप ऐड कर दोगे तो ये 200 मार्क्स यहां पर बनते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? तो जो पूरा क्वेश्चन पेपर होता है ना आपके पास,
वो अराउंड 400 मार्क्स का होता है, कई बार 405 या 450 मार्क्स इसके अराउंड वो वेरी करता है। लेकिन इस 450 मार्क्स में से आपको 200 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और एक पता है इस एग्जाम की खासियत क्या है, 200 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर अगर आपको लेक्चरशिप अगर आपको चाहिए, अगर आपको नेट क्लियर करना है, तो अराउंड 95 से 100 मार्क्स के बीच आपका नेट क्लियर हो जाएगा। और अगर आप जेआरएफ लेना चाहते हो, जूनियर रिसर्च फेलोशिप लेना चाहते हो, तो 105 से लेके 115 मार्क्स के बीच आपका जेआरएफ भी क्लियर हो जाता है, ठीक है। मतलब सबसे पहले आपको टोटल मार्क्स कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, अराउंड 400 मार्क्स का। 400 में से भी आपको 200 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, जिसका अगेन आप 50% कर दोगे तो आपका नेट क्लियर हो जाएगा, और 55% भी कर लोगे उसका तो फिर आपको जेआरएफ मिल जाएगा फॉर श्योर, ठीक है। तो ये कुछ इस पेपर की क्वालिटी होती है। और अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो पार्ट ए के अंदर अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो तो यहाँ पर अराउंड 25% मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से पार्ट बी के अंदर भी अगर आप कोई भी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हो तो यहाँ पर भी अराउंड आपके 25% मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर ये डिडक्ट किए जाते हैं। पार्ट सी के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होते। तो आप ये सोच रहे हो फिर तो पार्ट सी बहुत आसान होगा, तो ये पार्ट सी की खासियत है। वो यहाँ पर बस आपको लग रहा है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वहां पर एक्चुअली दिक्कत कहाँ आती है, या फिर जहां पर बच्चों को स्ट्रगल करना पड़ता है, वहां पर एक से ज्यादा ऑप्शन सही होता है। अगर किसी क्वेश्चन के 4 में से 3 ऑप्शन सही है और आपने 2 ही टिक करे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको वही 3 ऑप्शन सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस चीज का यहाँ पर ध्यान रखना होता है। ये चीज क्लियर है। तो एक और बार यहाँ पर ओवरव्यू देख लो। यहाँ पर ये जो पेपर है 3 पार्ट्स में पूछा जाता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए के अंदर जनरल एप्टीट्यूड और पार्ट बी और पार्ट सी के अंदर मैथमेटिकल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट ए के अंदर टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 15 अटेम्प्ट करने होते हैं। पार्ट बी के अंदर 40 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 25 ही अटेम्प्ट करने, और पार्ट सी के अंदर 60 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 20 ही अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। फिर पार्ट ए के अंदर हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, पार्ट बी के अंदर हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, पार्ट सी के अंदर हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको 4.75 मार्क्स मिलेंगे। तो पार्ट ए के अंदर जो टोटल मार्क्स आप गेन कर सकते हो 30, इसी तरीके से पार्ट बी के अंदर 75, पार्ट सी के अंदर 95, ठीक है। तो टोटल कितने मार्क्स का आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना होता है, 200 मार्क्स का, ठीक है। उसमें से भी मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि अगर आपने 50% सही कर दिया क्वेश्चन पेपर, ठीक है, तो वहां पर आपको नेट मिल जाएगा, ठीक। और अगर आप 50 to 55% तक क्वेश्चन पेपर सही करके आते हो तो यहां पर फिर आपको जेआरएफ भी मिल जाएगी, वो भी 50 to 55%। मैं इन 200 मार्क्स की बात कर रहा हूं, मतलब 105 से लेके 115 के बीच में भी अगर इतने मार्क्स भी आ रहे हैं ना आपके, तो आपका जेआरएफ हो जाता है। अच्छा, जेआरएफ भी अगर आपका क्लियर है तो फिर आपका नेट भी क्लियर माना जाए, इतना क्लियर है। अब एक नई कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस करी गई है, पिछली बार से ही इंट्रोड्यूस हुई है, वो है पीएचडी, मतलब कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर पीएचडी, थर्ड कैटेगरी है ये। तो उसके लिए मेरिट कितनी होती है, उसके लिए जो लास्ट टाइम मेरिट थी वो 33% थी कुछ, तो इतनी ही मेरिट कुछ हमेशा रहने वाले, ऐसा आइडिया हम लगा सकते हैं। तो 33% मार्क्स अगर आप कितने आ रहे हैं, 33 या 35 भी लगा सकते हो, तो फिर आप पीएचडी कैटेगरी के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। क्लियर है ये, ठीक है। तो चलो अब यहां पर एक बार हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या सिलेबस होता है इस क्वेश्चन पेपर का। तो आप इस क्वेश्चन पेपर के सिलेबस को ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। सीएसआर नेट के आप ऑफिशियल साइट पर जाकर के, एनटीए की ऑफिशियल साइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, ये भी हो सकता है कि इस बार जो नेट का एग्जाम होगा वो एनटीए के अलावा कोई दूसरा फाउंडेशन या फिर कोई दूसरी कंपनी वहां पर इस एग्जाम को कंडक्ट करे, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हो सकता है इस बार एनटीए इस एग्जाम को कंडक्ट ना करे। चलो यहां देखो, यहां पर मैं पार्ट बी और पार्ट सी के सिलेबस की बात कर रहा हूं। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर आप यहां पर देख सकते हो रियल एनालिसिस, एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा, ये 2 यूनिट होती है, ठीक है। मतलब ये 2 टॉपिक्स होते हैं पहली यूनिट के अंदर, एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा। एनालिसिस के अंदर आप देख सकते हो यहां पर एलिमेंट्री सेट थ्योरी, फाइनाइट, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स, रियल नंबर सिस्टम एज कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, सुप्रीमम इन्फिमम, ये आप पहले चैप्टर का सिलेबस समझ सकते हो। नेक्स्ट फिर सीक्वेंसेस एंड सीरीज, कन्वर्जेंस, लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर, बोल्जानो-वाइस्ट्रास थ्योरम, हेनी-बोरेल थ्योरम, कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम, sequences and series of functions, uniform convergence, Riemann sums and Riemann integral, improper integral, monotonic function, types of discontinuity, functions of bounded variation, Lebesgue measure, Lebesgue integral,
नेक्स्ट फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव एज लीनियर, ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स एंड इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम। तो देखो मैं ये रियल एनालिसिस का सिलेबस पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, आप वो वीडियो को जाकर के देख सकते हो। रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा का मैंने वहां पर डिटेल एनालिसिस किया था कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मैंने उस वीडियो में ये बताया हुआ है कि रियल एनालिसिस से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और अराउंड कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं ओवर द इयर्स। इसी तरीके से लीनियर अलजेब्रा के अंदर मोरओवर पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने उस वीडियो के अंदर आपको बताया है कि कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे गए। तो आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हो, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, तो वहां पर आप टैप करके वो वीडियो देख सकते हो, ठीक। नेक्स्ट यहां देखो, नेक्स्ट यहां देखिए, अगर हम यहां से आगे बढ़ते हैं, अगर यहां से हम आगे बढ़े तो अब इधर देखिए, एक मिनट, चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां देखो, अगर लीनियर अलजेब्रा के सिलेबस की बात करी जाए, लीनियर अलजेब्रा के अंदर, तो यहाँ देखो कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर पूछे जाते हैं। वेक्टर स्पेसेस, सब स्पेसेस, लीनियर, डिपेंडेंस, बेसिस, डायमेंशन, इंडिपेंडेंस, बेसिस, डायमेंशन, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, रैंक एंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस, लीनियर इक्वेशंस, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, कैले हैमिल्टन थ्योरम, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज ऑफ बेसिस, कैनोनिकल फॉर्म, डायगोनल फॉर्म, ट्रायंगुलर फॉर्म, जॉर्डन फॉर्म, इनर प्रोडक्ट स्पेसिस, ऑर्थोगोनल बेसिस, क्वाड्रेटिक फॉर्म, रिडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लीनियर अलजेब्रा के, ठीक है। आप ऑफिशियल साइट पर भी ये पूरा सिलेबस देख सकते हो। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, यहां से हम यहां देखो यूनिट 2 सेकेंड यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक थे हमारे पास, लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस। सेकेंड यूनिट के अंदर आप यहां देखिए, सेकेंड यूनिट के अंदर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और अलजेब्रा आता है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के टॉपिक्स देखिए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, द कॉम्प्लेक्स प्लेन, पॉलिनोमियल्स, पावर सीरीज, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस सच एज एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस, एनालिटिक फंक्शंस, कॉशी रीमान इक्वेशंस, ठीक है। नेक्स्ट कंटूर इंटीग्रल, कॉशी थ्योरम, कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला, लाइवलीज थ्योरम, मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, स्वार्ट्ज लेमा, ओपन मैपिंग थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे के सारे, ठीक है। टेलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज, कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू, कन्फॉर्मल मैपिंग, मूवियस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पूरा सिलेबस है। नेक्स्ट यहां देखो, अगर आप अलजेब्रा के सिलेबस की बात करें तो यहां देखिए अलजेब्रा मतलब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं मॉडर्न अलजेब्रा एंड रिंग थ्योरी, ठीक है। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं मॉडर्न अलजेब्रा और रिंग थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो उन्हें कंबाइन करके यहां पर पूरा सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो अब यहां देखिए, तो सबसे पहले अगर यहां मॉडर्न अलजेब्रा की बात करें, अगर यहां पर हम लोग बात करें मॉडर्न अलजेब्रा, उसका सिलेबस क्या है। तो मॉडर्न अलजेब्रा का सिलेबस देखो, यहां पर स्टार्ट होता है परमुटेशंस, कॉम्बिनेशन, पिजन होल प्रिंसिपल, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, डी अरेंजमेंट्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक डिविजिबिलिटी इन जेड, कॉन्ग्रुएंस, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, आइलर पाई फंक्शन, प्रिमिटिव रूट्स, फिर ग्रुप्स, सब ग्रुप्स, नॉर्मल सब ग्रुप, क्वोशिएंट ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म, साइक्लिक ग्रुप्स, परमुटेशन ग्रुप्स, कैलिस थ्योरम, क्लास इक्वेशन, साइलोस थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट यहां देखो, तो ये तो हमारे पास सिलेबस था मॉडर्न अलजेब्रा का। फिर अगर मैं अब यहां पर रिंग थ्योरी के सिलेबस की बात करूं, जो रिंग थ्योरी का पोर्शन होता है, क्योंकि मॉडर्न अलजेब्रा और रिंग थ्योरी मिलकर के ही यहां पर ये पूरा अलजेब्रा का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो रिंग थ्योरी के अंदर देखो कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं।
रिंग्स, आइडियल, प्राइम एंड मैक्सिमल आइडियल, क्वोशिएंट रिंग, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, यूक्लिडियन डोमेन, पॉलिनोमियल रिंग्स एंड इररेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया, फील्ड्स, फाइनाइट फील्ड्स, फील्ड एक्सटेंशन एंड गैलोस थ्योरम। ठीक, और फिर अब यूनिट सेकंड का ही पार्ट होता है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी के अंदर बेसिस, डेंसेट, सब स्पेस एंड प्रोडक्ट टोपोलॉजी, सेपरेशन, एक्सियम, कनेक्टेडनेस एंड कॉम्पैक्टनेस, ये सारे टॉपिक यहां पर पूछे जाते हैं यूनिट सेकंड के अंदर। ठीक है, अब मैं अलजेब्रा के लिए भी डिटेल वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा कि यहां पर भी किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये पूरे सिलेबस को और डिटेल में आपको बताऊंगा कि आप पूरे सिलेबस को, अलजेब्रा के पूरे सिलेबस को आप किन किन चैप्टर्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हो और कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, जिस तरीके से रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा के लिए मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया था। चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां देखो थर्ड यूनिट की बात करते हैं। थर्ड यूनिट के अंदर यहां पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये टॉपिक यहां पर पूछे जाते हैं। तो पहला टॉपिक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर यहां पर एक्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, एक ये टॉपिक है। फिर नेक्स्ट सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ओडी, सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ओडी। ठीक, नेक्स्ट अब यहां देखो जनरल थ्योरी ऑफ होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, स्टर्म लाइवले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एंड ग्रीन्स फंक्शन। ठीक है, सिलेबस दिखने में छोटा लग रहा है लेकिन यहाँ पर बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी मैं डिस्कस कर लूंगा कि आपको और कितना डिटेल में पढ़ना है। इस टॉपिक के लिए भी मैं सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। नेक्स्ट यहाँ देखो, नेक्स्ट अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर यहाँ देखो क्या क्या पूछता है। लैग्रांजेस एंड चारपेट्स मेथड फॉर सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉशी प्रॉब्लम फॉर फर्स्ट ऑर्डर पीडीज, classification of second order PDEs, general solution of higher order PDEs with constant coefficients, method of separation of variables for Laplace heat and wave equations। तो ओडी और पीडी का सिलेबस यहाँ पर आपको कम लग रहा है लेकिन हाँ यहाँ पर इन्हें काफी डिटेल में पढ़ना होता है, और कितना डिटेल में पढ़ना, कौन से टॉपिक को यहाँ कितना और डिटेल में जाना है, उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना करके बता दूंगा, तो आप उन टॉपिक्स को पढ़ सकते हो। मैंने ये भी बताया हुआ है कि कौन से टॉपिक को पढ़ने के लिए कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको वीडियो मिल जाएगी, तो वो भी जाकर के आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट देखो, अब इस यूनिट का जो सेकंड टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस में यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक इक्वेशंस ये पढ़ना है, मेथड ऑफ आइटरेशन एंड न्यूटन रेफसन मेथड, रेट ऑफ कन्वर्जेंस, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशन यूजिंग Gauss elimination and Gauss-Seidel methods, finite differences, Lagrange, Hermite and spline interpolation, numerical differentiation and integration, numerical solution of ordinary differential equation using Picard-Euler, modified Euler and Runge-Kutta method, modified Euler and Runge-Kutta method। ये मेथड काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, यहां से हर साल ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां देखो इस यूनिट के अंदर आगे क्या है, यहां देखिए यहां पर जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन और उसके आगे लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इसे अगर आप पढ़ते हो तो यहां पर देखो कौन कौन से टॉपिक फॉलो करने, इसका सिलेबस काफी कम होता है, ये कम नंबर ऑफ लेक्चर्स में भी कवर हो जाता है। अगर आप सीओबी को पढ़ते हो तो अराउंड 5 लेक्चर में ये कवर हो जाएगा, इंटीग्रल इक्वेशन को अगर आप पढ़ते हो ये भी अराउंड 5 लेक्चर में कवर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां से ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन हर साल ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर हमें पता है 2 टॉपिक से 4 क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जा रहे हैं तो फिर क्यों ना उन्हें पढ़ लें, और उन्हें पढ़ने में भी कम टाइम लग रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद तो हमारी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि हम कितना अटेंड करके आते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो सीओबी का यहाँ पर सिलेबस देखिए, यहाँ पर वेरिएशन ऑफ फंक्शनल आइलर लैग्रांजेस इक्वेशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एक्सट्रीमा, वेरिएशनल मेथड फॉर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स इन ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पूरा सिलेबस है इसका बस। इसी तरीके से इंटीग्रल इक्वेशन का सिलेबस यहाँ देखो, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड काइंड ऑफ फ्रीडोल्फ एंड वोल्टेरा टाइप, सॉल्यूशंस विद सेपरेबल कर्नल्स, कैरेक्टरिस्टिक नंबर्स एंड आइगन फंक्शन, रिजॉल्वेंट कर्नल। ये 4-5 टॉपिक हैं इसके भी। ठीक है, अब मैं तो यही बोलूंगा ना, पढ़ जरूर ले। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखो जो इस यूनिट का अगला पार्ट है वो क्लासिकल मैकेनिक्स। तो अगर आपने ग्रेजुएशन के अंदर या फिर मास्टर्स के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ी है, जो कि ज्यादातर एमएससी के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जहां तक मुझे लगता है, तो अगर आपने पढ़ी हुई है, आपको लगता है ये आपका काफी स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, तो आप इस यूनिट को भी कवर कर सकते हो, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन तो भाई इसके भी पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है ना,
तो यहाँ देखो क्या क्या पूछा जाता है यहाँ पर, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, लैग्रांजेस इक्वेशन, हैमिल्टनियंस कैनोनिकल इक्वेशन, हैमिल्टनियंस प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन, टू डायमेंशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू डी मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज। हो सकता है आपने इससे पहले भी पढ़ा हो, थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड क्लास 12th में भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आइलर्स डायनामिकल इक्वेशंस फॉर मोशन ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस एंड थ्योरी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस, ठीक है। तो ये हमारा पूरा तीसरा यूनिट का पार्ट है। अब जो नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट 4, ये स्टैटिक्स की यूनिट होती है, ठीक है। स्टैटिक्स की हमारे पास यूनिट होती है। तो जो भी बच्चे एमएससी करते हैं स्टैटिक्स में, तो वो इस यूनिट को पढ़ सकते हैं और वो स्टैट्स का अपना पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। आप ये पूरी यूनिट 4 फिर अटेम्प्ट कर सकते हो। अदरवाइज जो बच्चे स्टैट्स नहीं करी है, उन्होंने एमएससी स्टैट्स से नहीं किया, वो फिर इस पोर्शन को स्किप ही कर सकते हो। एग्जाम के अंदर भी जो यूनिट 4 होगी वो स्टैट्स की होगी, आप उसे पूरा का पूरा स्किप कर सकते हो, उसके आपके पास चॉइस है। और अदरवाइज आपने पढ़ा है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आपको 60 ही अटेम्प्ट करने हैं ना। अब वो आप फिर किसी भी यूनिट से अटेम्प्ट करिए, वो आपके ऊपर, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 120 होगी, जिसमें से आपको 60 ही अटेम्प्ट करने, ठीक है बच्चों। तो ये अब हमारे पास पूरा सिलेबस है। आप ऑफिशियल साइट पर जाकर के इस पूरे सिलेबस को डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हो। कुछ वीडियोस में मैंने रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा के पूरे सिलेबस को डिटेल में डिस्कस किया है। वहां पर मैंने फिर सभी टॉपिक्स के बारे में भी बताया है कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन ओवर द इयर्स पूछे गए, ठीक है बच्चों। तो अगर आप इसी तरीके की इंफॉर्मेशन हमेशा लेते रहना चाहते हैं तो आप मैथ्स एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।